नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. ही व्हिडिओ सगळ्यात महत्त्वाची आहे कारण या व्हिडिओमध्ये आपण संपूर्ण व्याकरण बघणार आहोत. आपण जर बघितलं तर व्याकरण जे आहे या परीक्षेला 14 गुणांसाठी असतं. 14 अंक के लिए यह व्याकरण के आधार पर कृती पूछी जाती है. तर व्याकरण जवळपास मित्रांनो असतं तुम्हाला माहिती आहे 14 मार्कांसाठी. तर या 14 पैकी जास्तीत जास्त मार्क कसे मिळतील त्यावर आज आपण चर्चा करणार आहोत. ओके, तर व्याकरणामधला सगळा भाग, सगळे घटक ह्या एकाच व्हिडिओमध्ये होणार आहे. तुमचं हिंदी लोकवाणी असेल किंवा लोक भारती असेल, दोघांसाठी सुद्धा हे व्याकरणाचे घटक खूप महत्त्वाचे आहेत. ओके, तर जाऊयात पुढे जाण्याच्या अगोदर एक रिक्वेस्ट आहे मित्रांनो, नवीन असाल आपल्या यूट्यूब चॅनल आणि चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत आपला चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केला तर प्लीज आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ओके, तर व्याकरणातले सगळे घटक आज आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सगळ्यात पहिली गोष्ट बघा, या ठिकाणी व्याकरणामध्ये काय संज्ञा. आपण संज्ञावरती पहिली गोष्ट चर्चा करू. संज्ञा म्हणजे मित्रांनो काय माहिती आहे का, संज्ञा म्हणजे या ठिकाणी तुमच्याकडे आहे की जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञात होता है. म्हणजे कुठली संज्ञा म्हणजे नाम. बघा ना, आपण नाम म्हणतो ना, नाम इंग्लिशमध्ये त्याला आपण नाऊन म्हणू, मराठीमध्ये त्याला नाम आपण म्हणू, त्याला आपण म्हणतो संज्ञा. हिंदीमध्ये आपण काय म्हणतो, संज्ञा म्हणजे नाऊन. म्हणजे आजूबाजूला ज्या काही गोष्टी बघतो, वस्तू बघतो आणि त्यांना ज्या नावाने आपण पुकारतो त्याला आपण संज्ञा म्हणू हिंदीमध्ये. ओके, बघा याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा. बघा, किसी विशेष व्यक्ती, प्राणी, स्थान या वस्तू का ज्ञात होता है. विशेष स्थान, विशेष व्यक्ती असेल. मग टॅक्सी से हम मुंबई पहुंच गए. मग इथं मुंबई जी आहे ना ती एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आहे. म्हणजे एक शहर आहे, त्या शहराचं नाव मुंबई आहे. राम, श्याम, गणेश अशा प्रकारे जरी असेल तरी आपण या ठिकाणी बघू शकतो, बाबा बघा मुंबई एक नाव आहे शहराचं, म्हणून याला आपण व्यक्तिवाचक संज्ञा म्हटलं. त्याच्यानंतर जातीवाचक संज्ञा येते. किसी प्राणी, स्थान या वस्तू की पूरी जाति का बोध होना चाहिए. सचिन ने एक जर्सी गाय खरीदी. आता गाय जी आहे ना ती या ठिकाणी जातीवाचक संज्ञा आहे. हा, समजा असं सचिन के गाय का नाम लक्ष्मी था, तर लक्ष्मी म्हटलं तर ही जातीवाचक नाही, ती व्यक्तिवाचक असेल. जातीवाचक संज्ञा म्हणजे काय, संपूर्ण जाती, गाय है, भैंस है, कुत्ता है या फिर कोई प्राणी का नाम है, लड़का है, लड़की है. तो इस तरह के जो कुछ शब्द होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संज्ञा होगी तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे. त्यानंतर भाववाचक संज्ञा. बघा, किसी भाव, गुण, अवस्था या फिर दशा का बोध कराने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. प्रकाश ने बड़ी बेदर्दी से कुत्ते को पीटा. बेदर्दी से कुत्ते को पीटा. बेदर्दी एक भाव दिख रहा है यहाँ, तो बेदर्दी ये जो शब्द है इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे. उसके बाद द्रव्यवाचक. किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ का नाम जो है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल, दाल में घी डालो. अभी दाल भी द्रव्यवाचक है, घी भी द्रव्यवाचक है, तो इसे हम द्रव्यवाचक कहेंगे. सोना, चांदी, पीतल ये जो है सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है. समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा. जो शब्द किसी समूह का या फिर समुदाय का बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा हम कहेंगे. बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था. तो झुंड ये जो शब्द है इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे. तो ये जो संज्ञा के कुछ भेद है, 5 भेद आपको ज्ञात होने चाहिए, बिकॉज इस भेद के ऊपर आधारित कुछ सवाल हमें पूछे जाते हैं. तो व्याकरण में सबसे पहली चीज हमने संज्ञा देखी. संज्ञा के बाद अभी आगे जाएंगे दोस्तों. देखिए, हर एक चीज ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, सभी जो व्याकरण का जो सभी भाग है, पूरा जो व्याकरण के टॉपिक है तो वो इसी वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं. ओके, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों को. बहुत सारे बच्चे अभी यूट्यूब पे यह वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए. और दूसरी चीज़, नए हो अपने यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई व्हिडिओ की नोटिफिकेशन सबसे पहिले आप तक पोहोचे. ओके, यानंतर मित्रांनो सर्वनाम आपण म्हणतो. सर्वनाम आपण म्हणतो ना, नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द त्याला आपण सर्वनाम म्हणतो. ओके, सर्वनाम के 6 भेद है. वाक्य में जब जिस शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा के बदले होता है, म्हणजे नामाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द, संज्ञा जी आहे ना त्या संज्ञाच्या ऐवजी, संज्ञा के बदले जो शब्द हम यूज करते हैं, जिस शब्द का हम वापर करते हैं उसे हम क्या प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का संज्ञा के बदले उसे हम सर्वनाम कहते हैं. ओके,
उदाहरणार्थ याच्यामध्ये पुरुषवाचक सर्वनाम एक आहे, जिस वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है। मतलब जिस वक्ता होगा या फिर श्रोता या अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उस नाम के बदले आने वाला शब्द। मतलब जिस वक्ता, श्रोता या फिर अन्य पुरुष के विषय में बोला या लिखा जाता है उसके नाम के बदले आने वाला सर्वनाम, जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, ये जो है इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। मैं कल क्रिकेट खेलने गया था, तो मैं जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम मुंबई जा सकते हैं, हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम पढ़ाई करोगे, तुम पढ़ाई करते हो, आप क्या कर रहे हो, तो इस तरह के जो कुछ शब्द है, तुम, हम, तुम, ये जो शब्द है इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। निश्चित व्यक्ति, वह मेरा मित्र है, वह मतलब एक निश्चित है शब्द जो है ना, वह निश्चित, उसी मित्र के बारे में, उसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पूछा गया है, बताया गया है, सोचा गया है या फिर चर्चा करी गई है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, वह। ओके। अनिश्चित, कोई तुम्हें बुला रहा है। देखिए किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, कोई तुम्हें बुला रहा है। देखिए यहाँ जैसे निश्चित है, वह व्यक्ति सामने दिख रहा है, वह निश्चित है, लेकिन कोई तुम्हें बुला रहा है, कौन बुला रहा है नहीं मालूम, कोई तो भी बुला रहा है, तो इसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद निजवाचक, जो कर्ता के साथ, अभी ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या, जो कर्ता के साथ अपनापन, निजित्व बताता है। निजित्व, मैं खुद जो शब्द है, मैं खुद किसके बारे में बताया है, मेरे बारे में बताया है, मैं खुद उनसे मिलूंगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं खुद, इस प्रकार के शब्द को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ओके। और भी सर्वनाम के दो प्रकार है, दो भेद है। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में आए गए दो सर्वनामों में जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है। जिसने अच्छा अभिनय किया उसे, जिसने अब अच्छा अभिनय किया, ये उसे किसके लिए यूज किया है, जिसने के लिए यूज किया है। जिसने अच्छा अभिनय किया उसे पुरस्कार मिला, तो इस तरह के शब्द को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह पत्र किसने लिखा, तो यह जो है, तो यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र किसने लिखा, तो इस तरह के शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हम इन्हें कह सकते हैं। तो यह एक प्रकार है। इसके बाद विशेषण जो है, विशेषण ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसे क्या, देखिए सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, जो सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए इसमें भी चार भेद है। एक भेद क्या है बाबा, गुणवाचक विशेषण। देखिए जो संज्ञा या फिर सर्वनाम, देखिए ये जो विशेषण है जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में बताया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। बघा, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, देखिए जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि ला बोध कराते हैं, आदि के लिए बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि विशेषण कहते हैं। जैसे रहमान बड़ा मूर्ख है, अभी ये मूर्ख शब्द किसके लिए बताया गया है, रहमान इस संज्ञा के लिए बताया गया है। ओके, तो रहमान इस संज्ञा के लिए मूर्ख ये शब्द बताया है, तो ये विशेषण है रहमान के लिए। रहमान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि वह बड़ा मूर्ख है। या फिर सचिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तो अच्छा ये जो शब्द है, ये अच्छा शब्द किसके लिए यूज किया है, सचिन के लिए। सचिन अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा शब्द सचिन के लिए यूज किया है, तो ये अच्छा जो शब्द है इसे भी हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद संख्यावाचक, देखिए सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाला शब्द। 2 घंटे बाद राहुल घर चला गया, देखिए 2 घंटे बाद राहुल घर चला गया, तो दो जो है, दो, इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। फिर परिणामवाचक विशेषण, सर्वनाम की मात्रा का बोध करने वाला शब्द। देखिए मात्रा, आपकी चाय में कितनी चीनी डालूं, चाय में कितनी चीनी डालूं, कितनी मतलब ये जो परिणाम दिखाया गया है कितनी, तो इसे हम परिणामवाचक विशेषण कहेंगे, याला आपण परिणामवाचक विशेषण म्हणू। त्याच्यानंतर सार्वनामिक विशेषण, बघा जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। जो सर्वनाम मतलब कुछ सर्वनाम ऐसे रहते हैं कि जिसको वाक्य में विशेषण के रूप में कार्य किया गया है, जिनका,
देखिए यह हमारी गाय है, तो गाय के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है। गाय ये एक संज्ञा है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्या दी है कि बाबा गाय हमारी है। ओके, गाय हमारी है। और यहाँ चीनी के बारे में दिया, मतलब चीनी कितनी डालूं, मतलब क्या बाबा परिणामवाचक विशेषण है, गाय हमारी है सार्वनामिक विशेषण है, तो विशेषण के भी ये कुछ भेद है। लेकिन बेसिकली एक चीज़ ध्यान में रखो, विशेषण मतलब क्या कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम विशेषण कहेंगे। इसके बाद क्रिया, देखिए क्रिया मतलब क्या, जिस शब्द में से क्रिया व्यक्त की जाती है, मतलब काम कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है ऐसा व्यक्त किया जाता है, मतलब जिस शब्द में किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण, क्रिया कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं, हाँ, तो इसे हम अपनी भाषा में क्रिया कहेंगे। ओके, अभी आगे थोड़ा सा जाते हैं। देखिए इसमें और क्या है, क्रिया के दो भेद है, एक तो अकर्मक और सकर्मक। देखिए जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है, कर्ता तक सीमित रहता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए मानू दुखी स्वर में बोली, मानू बोली, कौन बोली, मानू बोली, एक व्यक्ति बोला है, कर्ता बोला है, तो इसे हम अकर्मक कहेंगे। ओके, कर्ता का प्रभाव है, क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित है। मैंने अपने आप बिस्तर में पाया, देखिए मैंने अपने आप को बिस्तर में पाया, पाया पाना, किसको पाया, मैंने पाया, मैंने अपने आप को पाया, तो मैंने जो है मतलब अपने आप को पाया है, तो इसे, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे कि अकर्मक क्रिया कहेंगे। अभी सकर्मक क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कौन सी, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। मतलब कुछ दिनों पहले मैंने एक मोबाइल खरीदा, अभी मैंने खरीदा, मोबाइल खरीदा, क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा। ओके, अब यहाँ तो अगर बोली तो कौन बोली, मानू बोली, किसे पाया, मेरे को पाया, अपने आप को पाया। और यहाँ अगर देखा, खरीदा क्या, मोबाइल खरीदा, दिया क्या, चारा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, चारा नहीं दिया। मतलब सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। तो मतलब उत्तर क्या मिलता है कि कर्म क्या किया है, क्या खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, क्या नहीं दिया है, चारा नहीं दिया है। तो ये जो आता है जो उत्तर, ये क्या है, हमारा कर्म है। ओके, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। ओके, अभी आगे जाएंगे। क्रिया के बाद आगे की कंसेप्ट है अव्यय। देखिए ये अव्यय के ऊपर आधारित बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो शब्दों के भेद दो है, एक विकारी और एक अविकारी शब्द है। विकारी शब्दों को सव्यय और अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अव्यय अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। अव्यय के चार भेद है, देखो चार भेद अभी अव्यय के देखेंगे। पहला जो है क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है। मैंने आंख खोली है, लेकिन कैसे खोली, धीरे धीरे खोली। आंख खोली, आंख खोलना ये क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। मैंने जोर से आंख खोली, ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो धीरे धीरे ये जो है आंख, मतलब जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, आंख खोलनी कैसी, धीरे धीरे। मैं सोया, कैसे सोया, बहुत सोया, तो बहुत जो है क्रिया विशेषण अव्यय है जो क्रिया की विशेषता बताता है। समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक। देखिए रहमान ने गाय को मारा क्योंकि उसने दूध नहीं दिया था। देखो गाय को मारा और गाय ने दूध नहीं दिया था, इनको क्योंकि ने जोड़ा है, तो क्योंकि ये जो है इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, लक्ष्मी भयभीत हुई थी, लक्ष्मी घबराई हुई थी, इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा है, तो ये भी समुच्चय बोधक है। उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। मतलब से, के, की, इस तरह के शब्द जब आते हैं इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा, गौशाला की ओर चला पड़ा, तो और के साथ किया आया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संबंध बोधक अव्यय। उमा शंकर के साथ चली गई, उमा शंकर के साथ चली गई, उमा किसके साथ चली गई, शंकर के साथ चली गई, तो के साथ जो है ये संबंध बोधक अव्यय है। उसके बाद विस्मया बोधक अव्यय बहुत सिंपल है। अबे धीरे धीरे चल, अबे धीरे धीरे चल, ओ क्या बात है, इस तरह के जो शब्द है उसे हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद संधि,
देखिए संधि बहुत सिंपल है, 3 प्रकार की संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि क्या है कि बाबा पास पास आने वाले दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहता है। देखिए परमात्मा, परम, परम अ आया, परम का अ और आत्मा का आ, दोनों भी स्वर है। तो परमात्मा जो बन गया स्वर स्वर से बना, दोनों भी स्वर है, स्वर प्लस स्वर परमात्मा। देखिए महा बोले तो आ आता है और आत्मा का भी आ, महा का जो एंडिंग में आ आता है और आत्मा का शुरुआत में आ आता है, तो आ प्लस आ आता है, आ और आ दोनों स्वर है, तो इसे भी स्वर संधि कहेंगे। महा उत्सव, महा का आ और उत्सव का उ, आ और दोनों भी स्वर है, तो महोत्सव हो गया, ये इसे हम कहेंगे स्वर संधि। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन जब आते हैं और उसके बाद परिवर्तन होने वाली जो संधि है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। देखिए दिक क जो है और अंबर का अ जो है, क व्यंजन अ स्वर है, तो दिगंबर जो हो गया वो व्यंजन संधि हो गया। सत त और जन अजन सत जन, ये भी क्या हो गया? व्यंजन संधि हो गया। अब विसर्ग संधि बहुत सिंपल है, देखिए ऐसा विसर्ग आता है, देखिए ये जो विसर्ग जो साइन है वो आता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो संधि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसके ऊपर 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 100% आता है क्वेश्चन, तो इसे थोड़ा सा देखिए। ओके, तो ये मैं आज ये सभी व्याकरण का भाग हम देखने वाले हैं और उसके बाद अगली एक वीडियो में हम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को आई हुई कुछ व्याकरण का जो पार्ट है उसे हम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ओके, उसके बाद सहायक क्रिया, ये बहुत सिंपल है, इसके ऊपर 1 मार्क को आता है क्वेश्चन 100%। सहायक और प्रेरणार्थक क्रिया बहुत सिंपल है, 1 मार्क दोस्तों, ये 2 मार्क बोर्ड के एग्जाम के हमारे हाथ में है। बघा याच्यात काय करायचं आहे, सहाय्यक क्रिया म्हणजे काय? जो क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उन्हें सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया पहचानो, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चे रेत में खेलने लगे, तो ऐसे लगे लगना, लगे लगना, लगाना नहीं लगना। पड़ेगा पढ़ना, पड़ेगा मतलब क्या? पढ़ना। देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन आता है कि सहायक क्रिया पहचानो। ओके, तो क्या है? लगे और पढ़ना, आखिर में आती है सहायक क्रिया, लगे और पढ़ना। ओके, और प्रेरणार्थक क्रिया भी बहुत सिंपल है, जिसमें हमें मूल धातु दिया गया होता है, मिलना लिखना। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना पड़ता है। देखिए मिलना का मिलाना मिलवाना, लिखना का लिखाना लिखवाना, जीतना का जिताना जितवाना, इस तरह से ही हमें लिखना है। ये भी बहुत सिंपल है प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें भी आप 1 में से 1 मार्क्स अंक जो है आपको मिल सकते हैं। मुहावरे भी आते हैं दोस्तों, मुहावरे 1 या 2 मार्क को आते हैं, तो इसे भी थोड़ा सा ठीक से देखिए। आंखें खुल जाना, सच्चाई का पता चल जाना, कवि के घर की हालत देखकर छापा मारने वालों की आंखें खुल गई। ओके, गला भराना, आवाज भराना, हाथ मारना, सहारा देना, कोरा जवाब देना, मन साफ रखना, तैश में आना, आवेश में आना, जेब ढीली होना, काफी खर्चा होना। तो ये कुछ मुहावरे हैं, तो ये मुहावरों को भी ध्यान में रखो। उसके बाद कारक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। देखिए संज्ञा या फिर सर्वनाम जो है, संज्ञा असेल सर्वनाम असेल म्हणजेच नाम आणि सर्वनाम असेल, के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। बघा एग्जाम्पल आपण बघू, कारक के नाम, विभक्तियां, लक्षण और कुछ उदाहरण है। देखिए कारक एक कर्ता कारक, विभक्तिया बाबा ने आहे, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, कर्ता म्हणजे कोण असतो? क्रिया को करने वाला। देखिए सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है। देखिए सुरेश, विभक्तिया ने आया, सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, कर्म है, कर्म के बाद को आया, जिस पर प्रभाव किया है। पिता ने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुलाया, किसके ऊपर कर्म हुआ है? पुत्र को। मतलब ये जो पुत्र जो है ये भी एक क्या है? सर्वनाम है। ओके, सर्वनाम है। तो ये जो उसके बाद को आता है। करण मतलब देखिए से, हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं। संप्रदान को के लिए, मतलब देखिए करण मतलब का क्रिया के साधन के अर्थ में, संप्रदान बोले तो को के लिए मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है। देखिए हरि मोहन के लिए मिठाई लाया, देखिए किसके लिए क्रिया की जाती है? मोहन के लिए क्रिया हुई है, तो इसे संप्रदान
कारक जो है मतलब संप्रदान कारकों का जो नाम है उसके आगे जो विभक्तियां लगा के हम इस तरह से कर सकते हैं। अपादान, तो देखिए ये चार्ट देखिए, इसका एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर रखिए अगर कोई इस्तेमाल या फिर इसका उपयोग हुआ तो। लेकिन इसका थोड़ा सा ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए बहुत सारे चार्ट हमने लाए। विराम चिन्ह जो है इसको भी देख के लो। ये जो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है, विस्मय सूचक चिन्ह है, इकहरा उदाहरण चिन्ह है, दोहरा उदाहरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है। तो ये जो चिन्ह है इनको भी थोड़ा सा देखो। और उसके बाद क्रिया के काल, ये आखिर में आने वाला कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सर्वनाम, सामान्य वर्तमान काल, राम फल खाता है, वह स्कूल जाता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। आखिर में ता जब आता है और उसके बाद है आता है तो समझने का सामान्य वर्तमान काल। देखिए राम क्रिकेट खेलता है, ऐसा अगर मैंने देखा क्रिकेट खेलता है, देखो इसके सामने हम लिखेंगे। चलो मैं क्या करता हूँ कि इसके सामने लिखता हूँ और हम बाकी के जो कुछ काल है उसे थोड़ा सा बनाएंगे। राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, खेलता है। ठीक है, थोड़ा इसको क्या करेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो फिर अच्छा दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा चलो बड़ा बड़ा बनाएंगे, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ज़रा बड़ा बनाते हैं तो बड़ा लिखते हैं, अख्खी ठीक से आपको दिखेगा, तुम्हाला नीट दिसेल है। त्याच्यानंतर बघा सामान्य भूतकाल, राम ने फल खाया, खाया, वो स्कूल गया, उसने नाचा। देखिए तो यहाँ आएगा राम ने क्रिकेट खेला, राम ने क्रिकेट खेला, ऐसा आएगा, राम ने क्रिकेट खेला, तो इस तरह से यह आएगा। उसके बाद और आगे देखो सामान्य भविष्यकाल, राम फल खाएगा, राम क्रिकेट खेलेगा, राम क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा। ठीक है, ऐसा आएगा। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब, अपूर्ण मतलब चालू है, राम फल खा रहा है, वह घर जा रहा है, उसने क्रिकेट खेला है। देखो वह क्रिकेट खेल रहा है, वो चाय पी रहा है, तो राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह का वाक्य आ सकता है। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, देखिए क्रिकेट खेल रहा है के जगह पे है निकाल कर था निकाल रखना है। राम क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था तो हो गया। और पूर्ण वर्तमान काल, देखिए पूर्ण वर्तमान काल, राम ने फल खाया है, तो यहां आएगा राम क्रिकेट खेला है, खेला है, राम क्रिकेट खेला है। उसके बाद देखिए पूर्ण भूतकाल क्या होगा, राम क्रिकेट खेला था। देखिए राम ने फल खाया है, यह आया पूर्ण वर्तमान काल। और राम ने फल खाया था तो राम ने क्रिकेट खेला था, राम ने क्रिकेट खेला था, खेला था। इस तरह का जो वाक्य है ये आएगा, ये जो वाक्य है ये आएगा हमारा पूर्ण भूतकाल का। तो देखिए ये जो काल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसके ऊपर भी 2 गुणों का अंक के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से अभी ये बाकी वाक्य के जो भेद है इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बिकॉज इसके ऊपर भी कुछ सवाल आते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, खाली इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हिंदी का जो व्याकरण है इस व्हिडिओ में देखा, या व्हिडिओमध्ये हिंदीचं व्याकरण बघितलं। नक्कीच तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल, व्हिडिओ समजले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आणि नवीन असाल तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला एक बेलचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, जेणेकरून मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। ओके मित्रांनो, तर आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये इथंच थांबू। आता या ज्या नोट्स जर तुम्हाला हव्या असतील तर या नोट्स कुठून कशा डाउनलोड करायच्या, आणि या नोट्स सोबतच हिंदीच्या नोट्स सोबत इतर विषयांच्या सुद्धा नोट्स जर तुम्हाला हव्या असतील तर त्या कशा डाउनलोड करायच्या ते आता आपण बघूयात। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इयत्ता 10वीला असाल आणि इयत्ता 10वीच्या सगळ्या विषयांच्या नोट्सच्या PDF तुम्हाला हव्या असतील, 2023ची जी बोर्डाची परीक्षा आहे त्या अनुषंगाने सगळ्या विषयाच्या इम्पॉर्टंट PDF हव्या असेल तर काय करायचं आहे, फक्त एकच टाईप करायचं आहे, इयत्ता 10वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स, एवढं तुम्हाला या ठिकाणी टाईप करायचं आहे। बघा, इयत्ता 10वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स, हे आपल्याला गुगलवर जाऊन टाईप करायचे। बघा नीट परत लक्षात घ्या, इयत्ता 10वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स एवढं टाईप करून गुगल सर्च करायचं आहे। गुगल सर्च केल्यावरती बघा इथं खाली जर तुम्ही आलात तर इथं बघा तुम्हाला एक आपली creativelearning.co.in ही वेबसाईट दिसेल।
यावरती इथं बघा इयत्ता 10वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स, यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ज्यावेळेस यावर क्लिक करू त्यावेळेस तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती याल अशा प्रकारे. आणि वेबसाईटवरती आल्यानंतर बघा इथं तुम्हाला मराठीच्या नोट्स दिसतील. मराठीवर क्लिक केल्यावर मराठीच्या नोट्स घ्या. हिंदीवर क्लिक केल्यावर हिंदीच्या नोट्स मिळतील. इंग्रजीवर क्लिक केल्यावर इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र आणि बोर्डाच्या जुन्या प्रश्नपत्रिका तुम्ही जिथं क्लिक कराल ते तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर आत्ता लगेच जा मित्रांनो, आपल्या गुगलवरती जा आणि टाईप करा इयत्ता 10वी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या नोट्स, आणि क्लिक केल्यावर तुम्ही त्या PDF फाईल ज्या आहेत त्या डाउनलोड करू शकताय सगळ्या. ओके, थँक्यू मित्रांनो.